नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में इस सीरीज पर स्टडीज फॉर द मैथमेटिक्स फॉर सिविल सर्विसेज मेंस पेपर 1। इसमें हम आपको पता ही है वेक्टर स्पेस को हम लोग तैयार कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा में। और आज हमारा इसमें 8वां लेसन है, 8th लेसन। और आज के इस लेसन में हम 6 न्यूमेरिकल्स करेंगे, 5 थ्योरम करेंगे। और ये थ्योरम वो हैं जो आपको इन न्यूमेरिकल्स में और इसके अलावा बाकी न्यूमेरिकल्स में बहुत मदद करेंगी। ओके, और इसके अलावा हम बेसिस स्पैनिंग को थोड़ा और समझेंगे और मैट्रिक्स का कॉलम स्पेस समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, अनअकैडमी एजुकेटर, और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। तो यदि आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको प्लीज ज्वाइन करें ताकि आपको नए अपडेट्स इस टेलीग्राम पर मिल सकें। ओके, तो आज के इस क्लास में जो हमारा एजेंडा है, मोर एक्सप्लेनेशन ऑन बेसिस एंड डायमेंशंस, 5 थ्योरम्स, 6 क्वेश्चंस, जिसमें से एक सिविल सर्विसेज 2009 का क्वेश्चन भी लिया जाएगा और बहुत सरल तरीके से समझाया जाएगा, और कॉलम स्पेस। तो चलिए आज की क्लास अब हम शुरू करते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन हम लेंगे 2009 का सिविल सर्विसेज मेंस का, इसको बहुत ही एक सरल तरीके से एक प्रमेय का, एक थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, अब पहली थ्योरम देखते हैं। ये बेसिकली ये जो थ्योरम है ये आपने जो 7th क्लास में पढ़ा था, ये बिल्कुल उसकी पुष्टि करती है या उस पर बेस्ड है। तो लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन n। ओके, तो वेक्टर स्पेस हमारे पास v है जो n डायमेंशन का है। तब n+1 या ज्यादा वेक्टर्स इन v आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1। दूसरा, any linearly independent set is a part of a basis. For example, अगर ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास से n-m वेक्टर्स ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो मैं इसमें m वेक्टर्स और जोड़कर एक्सटेंड कर सकता हूं इसको। अब जो मेरे पास ऑब्वियसली n वेक्टर्स होंगे उनको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं एज बेसिस, और ऑब्वियसली ये m वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। इसका भी हम इसी पर हम आगे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जस्ट रिपीटिंग कि n-m अगर वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं इस स्पेस में जो n डायमेंशनल है, इसमें हम m वेक्टर्स और जोड़ देंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और इस प्रकार हमारे पास जो n वेक्टर्स बनेंगे ये इस स्पेस के लिए बेसिस का काम करेंगे। ओके, एंड फाइनली बिल्कुल जो यहां जो बात कही गई है इसी को पुनः कहा जा रहा है, ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट विद n एलिमेंट्स इज ए बेसिस ऑफ v। इसको भी आपने 7th क्लास में देखा था। ओके, अब इसी थ्योरम को हम एक दूसरे तरीके से दिखाएंगे, और दूसरा तरीका यह है कि फिर से हमारे पास एक v एक वेक्टर स्पेस है फाइनाइट डायमेंशन m का। तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सेम है, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, इसको तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब ये है कि एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है जिसमें हमारे पास n वेक्टर्स हैं या n एलिमेंट्स हैं इस सेट में, तो ये बेसिस होगा। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये दूसरे की जगह आ गया। द पॉइंट इज क्लियर। मैंने आपको थ्योरम के दोनों पार्ट इसलिए रखे हैं कि जिससे आपको दोनों में 1-to-1 मैप करने में आसानी हो। और जो तीसरा है एनी स्पैनिंग सेट n एलिमेंट्स का। अब ये स्पैन कर रहा है इस बार। ओके, ये स्पैन कर रहा है विद n एलिमेंट्स इज ए बेसिस ऑफ b। ओके, द पॉइंट इज क्लियर। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि अगर हमारे पास एक स्पैनिंग सेट है n डायमेंशनल स्पेस में n वेक्टर्स का, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर n से ज्यादा होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ये ऑब्वियसली बेसिस होगा। तो अगर देखा जाए तो ये जो दोनों जो पॉइंट हैं लगभग इससे मिलते हुए हैं, लेकिन यहां पर आपको ये वाला जरूर याद रखना चाहिए, ये वाला जिसको मैंने अभी पिछली स्लाइड में समझाया। ओके, एंड नाउ लेट अस सी सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम भी बहुत सरल है कि एक हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ax बराबर c। मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आपने अपनी 12th क्लास में, ग्रेजुएट क्लास में इसको बार बार किया है। हालांकि जब हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो इसको निश्चित रूप से करेंगे। अब यहां पर इस ax बराबर 0 में
n is the number of unknown, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू एक्स वन एक्स टू वगैरह वगैरह, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो कैपिटल एक्स है, ये जो कैपिटल एक्स है, इट इज इक्वल टू ऑब्वियसली एक्स वन एक्स टू एक्स एन। पॉइंट इज क्लियर। और ये जो आर है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वाली जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये वाली, इसका रैंक है, या आर इंडिपेंडेंट रोज की संख्या है किसमें, ए में, लेकिन कब, जब इस ए को एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया हो। ओके, अब एचलॉन फॉर्म में कन्वर्जन हमने पिछली 2 क्लासेस में देखा है, तो अब इसमें 2 केसेस अराइज करते हैं कि आर बराबर एन, यानी कि जो रैंक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, व्हेन इट इज नाउ कन्वर्टेड टू एचलॉन फॉर्म, तो उस समय जो रैंक या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज बनता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। एक केस तो ये है, और दूसरा केस ये है कि आर इज लेस देन एन। ओके, आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन एन, यानी कि ये जो है ये इम्पॉसिबिलिटी है। इसको हम अगली क्लास में समझ लेंगे। हो सकता है आज भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें भी कहीं इसको देखने का मौका मिल जाए, बट एनीवे आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन एन। ओके, अब जब r बराबर n है, इसका मतलब, हमेशा ध्यान रखिए कि यहां पर इसको ए को एचलॉन फॉर्म में चेंज कर लिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही अननोन है, तब सिस्टम के पास एक यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन मतलब x1 x2 एंड अप टू xn की एक एक ही वैल्यू दो, सिंगल वैल्यू। ओके, पॉइंट इज वेरी क्लियर, ईच अननोन इज हैविंग वन एंड ओनली वन वैल्यू। लेकिन जब r बराबर लेस देन 1 है, अर्थात इक्वेशंस की संख्या कम है, क्योंकि देखिए r छोटा है n से, इसका मतलब रैंक कम है, इसका मतलब हमको हर हालत में कुछ रोज ऐसी मिल रही हैं जब हम a को एचलॉन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं जो इस तरह से है। ओके, कुछ इस तरह से, ये ऊपर नंबर्स हैं सब, तो कुछ रोज हमारी 0 रोज हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन जो ये ऊपर की इक्वेशन है जो नॉन जीरो रोज की हैं वही गिनी जाएंगी, तो फ्यूअर इक्वेशंस हैं अननोन्स की तुलना में। जब ऐसा है तो ऑब्वियसली हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हैं। वेरी क्लियर, वेरी वेरी आई मीन समझ में आ गया। और ऑब्वियसली अभी हमने पिछली क्लास में भी देखा था, तो जो फ्री वेरिएबल्स की संख्या होती है वो n माइनस आर होती है, n माइनस आर। पॉइंट इज वेरी क्लियर, where n is the number of unknown and r is the number of independent rows या rank, value of rank। तो ये हमारे पास n माइनस आर फ्री वेरिएबल है, और इससे हमको सिस्टम का सॉल्यूशन मिलता है, which is definitely more than one solution। ओके, पॉइंट इज क्लियर। अब मैं यहाँ आपको पिछली क्लास की एक स्लाइड याद दिला देता हूँ, ये पिछली क्लास का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि हमारे पास n बराबर 3 है, क्योंकि a B C n बराबर 3, बट R इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट रोज हैं, इसका मतलब रैंक 2 है, तो R बराबर 2। तो जो फ्री वेरिएबल मिला है हमको, सिर्फ एक फ्री वेरिएबल मिला है, दैट इज C। और ऑब्वियसली अगर मैं n माइनस आर की बात करूं तो n माइनस आर बराबर 3 माइनस 2 1, यानी कि फ्री वेरिएबल की संख्या 1 होगी। और ये पिछली क्लास का आपको ध्यान होगा कि C वॉज द ओनली फ्री वेरिएबल। ओके, तो पॉइंट इज क्लियर। ओके, अब हम आते हैं, 2 थ्योरम आपको बिल्कुल क्लियर हो गए। इन थ्योरम का मैं भी आपको प्रूफ नहीं दे रहा हूं, एज सच मुझे कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं लगता सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी जहां इसकी जरूरत होगी आगामी क्लासेस में वहां इसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, अब ये तीसरी थ्योरम देख लेते हैं। इसका आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें इसका एक एप्लीकेशन है। सपोज एक होमोजीनियस सिस्टम हमारे पास है, ये रहा, ठीक है। और जब ये हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसका मतलब हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ओके, जैसा आपने पिछली स्लाइड में देखा, इनके सबके सॉल्यूशंस हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशंस हैं, तो इससे हम एक सॉल्यूशन स्पेस क्रिएट कर लेंगे। सॉल्यूशन से हमारा एक सॉल्यूशन स्पेस क्रिएट होगा जिसको हम W बोलेंगे। तो अब चूंकि ये एक स्पेस है W जो इन सॉल्यूशन से बना है, हर हालत में इसकी अपनी डायमेंशन होगी। पॉइंट इज क्लियर। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान, अब n और r आप जानते हैं n और r क्या होता है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सॉल्यूशन स्पेस होगा इनकी वैल्यूज का,
उसकी डायमेंशन बराबर होगी n माइनस आर। इसको आज हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, और जहां पर आप ऑलरेडी पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, नंबर ऑफ अननोन x को हम n कहते हैं, और r जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A का रैंक है। लेकिन मैं लिखना भूल गया हूं, यहां आपको जरूर ध्यान रखना है कि व्हेन A इज कन्वर्टेड टू एचलॉन फॉर्म। ओके, पॉइंट इज क्लियर। तो तीन थ्योरम, ये दो थ्योरम तो बहुत सिंपल थी क्योंकि ये तो हमने पिछली क्लास में बात की थी, ये तो सरल है बहुत ज्यादा, इस पे भी हम लोग पिछली 7th क्लास में बात कर चुके हैं। ये आपके लिए जरूर नई थी, तो इसको आप एक बार थोड़ा सा भी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आप इसको और अच्छे से। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले इस थ्योरम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और बताना है आपको। तो हमारे पास ये जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, दैट इज ax इक्वल टू 0, ऑब्वियसली ये हमारे सामने ये रखा हुआ है। ओके, है ना। नंबर ऑफ इक्वेशंस हमने m मानी है, तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, एंड सो ऑन ये mth रो। पॉइंट इज क्लियर। अब इस सिस्टम को हम हर हालत में ऐसे लिख सकते हैं, ये आप सब जानते हैं, जहां पर ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसको मैं कैपिटल A लिखूंगा, ये अननोन्स मैट्रिक्स है जिसको मैं कैपिटल X लिखूंगा, और ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि इसमें यानी कि ये जो सिस्टम ऑफ m होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, इसमें या इसमें डजंट मेक एनी डिफरेंस, इसमें मैं दोनों को मैं एचलॉन फॉर्म में लाऊंगा, आइदर दिस और दिस। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको करते हैं। और मैं जब दोनों को एचलॉन फॉर्म में लाऊंगा, तो चूंकि इसका हमको दिया गया है कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक r है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इक्वेशंस की बात करें, सेट ऑफ इक्वेशंस की बात करें, या सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस की बात करें, तो rth रो के बाद जितनी भी रोज होंगी, rth रो के बाद जितनी भी रोज होंगी mth रोज तक, ऑब्वियसली उन सबके कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे, क्योंकि हम एचलॉन फॉर्म में इसको ले आए हैं। पॉइंट इज क्लियर। तो ये सब 0 हो जाएंगे। इसी तरह से यहां पर कहीं बीच में ऑब्वियसली AR1, AR2, AR3, ARN, इसके नीचे जितने भी रोज होंगे वो सब 0 एलिमेंट्स वाले होंगे। तो पॉइंट इज क्लियर। ओके, ठीक, यानी कि r+1th रोज जितनी भी होंगी वो सारी 0 रोज होंगी, या इसमें rth इक्वेशन के बाद जितनी भी इक्वेशंस होंगी वो सबके कोफिशिएंट्स 0 होंगे। ओके, चूंकि इसलिए होंगे क्योंकि r हमको रैंक दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसके बाद हमको एक बड़ी क्लियर सी बात ये मालूम चलती है, फ्री वेरिएबल आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अब हमको ये समझ में आता है कि जब हम इसको एचलॉन फॉर्म में ले आए हैं तो हमारे पास n माइनस आर नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स हैं। n माइनस आर, इसको ध्यान रखें, n माइनस आर, जहाँ पर n संख्या है अननोन की और r है रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इस संबंध में एक थ्योरम है, मैं अभी तो आपको सिर्फ थोड़ा सा उसका रेफरेंस ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको और बेहतर तरीके से या आने वाली क्लासेस में एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि अगर सिस्टम का सोल्यूशन एचलॉन फॉर्म में रखा जाए तो दो केसेस अराइज कर जाते हैं। एक तो ये कि r बराबर n, मतलब जितनी इक्वेशंस हैं उतने अननोन हैं, जितनी इक्वेशंस हैं उतने अननोन हैं। ओके, तो इसमें सिस्टम के पास एक यूनिक सोल्यूशन है, या हम कहें कि इस सिस्टम में, यानी कि इस सिस्टम में हमारे पास जो रैंक है दैट इज इक्वल टू r, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू n। ओके, पॉइंट इज क्लियर। तो जितने यानी कि यहाँ पर एक यूनिक सोल्यूशन है, मतलब हमको यहाँ पर कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं मिलेगा। ओके, अब अगर हम इसकी बात करें कि r इज लेस देन n, r इज लेस देन का मतलब ये हुआ कि कम इक्वेशंस हैं अननोन्स की तुलना में। तो अभी हमारे सामने जो केस चल रहा है वो यही है। मैं इसमें लिखना जरूर भूल गया हूँ, लेकिन मैं इसमें लिख देता हूँ कि हर हालत में m इज लेस देन, नंबर ऑफ इक्वेशंस m है, m इज लेस देन n। ओके, ओके, तो हमारे पास यहाँ फ्यूअर इक्वेशंस हैं देन अननोन, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर n माइनस आर हमको फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे, n माइनस आर, जहाँ पर r जो है उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक है, तो हमको n माइनस आर फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको ये बोला कि हमारे पास n माइनस आर फ्री वेरिएबल्स होंगे। पॉइंट इज क्लियर। ओके,
अब जब हमारे पास n माइनस आर फ्री वेरिएबल होंगे और हमको ये मालूम चल चुका है कि ये जो हमको r इक्वेशंस मिली हैं, या अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो ये हमको जो r नंबर ऑफ रोज मिली हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम इस मैट्रिक्स को या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम एचेलॉन फॉर्म में ला चुके हैं। तो ये हमारे पास इतनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं। लेकिन हमको इस थ्योरम में ये बताया गया है कि कुल मिलाकर जो डायमेंशन है सॉल्यूशन स्पेस का वो n माइनस आर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड करेंगे, यानी कि हमारे पास इतनी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स तो हो ही गए, लेकिन इसको हम एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, n माइनस आर तक। कैसे करेंगे, द पॉइंट इज वेरी सिंपल। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑब्वियसली हमको n माइनस आर, सपोज ये हमको फ्री वेरिएबल्स मिले हैं, ठीक है ना, ये हमको फ्री वेरिएबल्स मिले हैं, और यहाँ पर हम इनकी वैल्यू इस तरह से लेना शुरू करेंगे कि सबसे पहले हम x1 को 1 लेंगे, x2 को 0, x3 को 0, सो ऑन, यानी कि बिल्कुल स्टैंडर्ड बेसिस की तरह से, ठीक। अब और इसके पश्चात इन वैल्यूज के आधार पर हम इनकी वैल्यूज इन इक्वेशन से निकाल लेंगे। ये जो इक्वेशंस हमारे पास आ गई है, इन इक्वेशंस की मदद से हम इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। ओके, तो हमको पहला वेक्टर मिल गया। अब हम फिर इसको करेंगे कि इस बार हम x1 बराबर 0 लेंगे, लेकिन x2 बराबर 1 लेंगे और बाकी सब 0 लेंगे। तो उन्हीं इक्वेशन से हम ये वैल्यूज निकाल लेंगे। ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही हैं, और ये दोनों पुनः लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, सिमिलरली हम थर्ड में, तीसरी बार में x1 को 0 लेंगे, x2 को 0 लेंगे, x3 को 1 लेंगे, बाकी सबको 0 लेंगे। तो ये भी हमारी स्टैंडर्ड बेसिस हुई। तो इस तरह से करते हुए हम इसको, जितने हमारे पास फ्री वेरिएबल थे उनको हम इस तरह से वैल्यू देते हुए बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू वर्कआउट करेंगे। और ये जो हमारे पास जो n माइनस आर नंबर ऑफ वेक्टर्स आएंगे, n माइनस आर नंबर ऑफ वेक्टर्स, ये हमारे लिए बेसिस होगी सॉल्यूशन स्पेस की। तो हमने क्या किया है कि हमको जो पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिले थे ये वाले, हमने इसको इस थ्योरम की मदद से एक्सटेंड कर दिया है और हमने इसको सॉल्यूशन स्पेस का बेसिस वेक्टर्स हमको मिल गए हैं। ओके, पॉइंट इज क्लियर। तो इस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है ऑब्वियसली वो आने वाले क्वेश्चन में है, आपको उससे और ज्यादा समझ में आएगा। और इसी थ्योरम का एक एप्लीकेशन में वर्ष 2009 के सिविल सर्विसेज मेंस मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन में भी करने जा रहा हूं, तो लेट अस सी, समझ सकेंगे। ओके, अब ये जो आपने ये वाली जो थ्योरम देखी, ये वाली, इसी पर मैं ये क्वेश्चन करने जा रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास ये 3 होमोजीनियस इक्वेशन दी गई हैं, 3, और ऑब्वियसली n बराबर हमारे पास 5 है। 5 इसलिए है क्योंकि हमारे पास 5 अननोन है, x, y, z, r, s। द पॉइंट इज क्लियर। r अभी हम नहीं कह सकते जब तक इसको हम एचेलॉन फॉर्म में नहीं लाएंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को, तब तक हम r की वैल्यू वर्कआउट नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास r की वैल्यू भी आ जाएगी और n भी होगा, तब हमको ये पता लग जाएगा कि इसमें अननोन वेरिएबल का जो वैल्यूज हैं, जो उसका जो सॉल्यूशन है, उससे जो स्पेस बन रहा है उसकी डायमेंशन क्या होंगी। ऑब्वियसली वो n माइनस आर होंगी, लेकिन हमको पहले r वर्कआउट करना पड़ेगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद वर्किंग आउट द रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं। ओके, और ऑब्वियसली इसमें जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हुई, ओके, 1 2 -2 2 1 2 4 -2 3 4. So this is A, this is X, okay. Now this matrix is obviously 3 into 5. This is 5 into 1. So we will have the result of the resultant matrix of the order of 3 into 1, and this is okay. अब ये जो मेरे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, मैं इसका रैंक निकालता हूं, तो मेरे को इसमें 2 रो ऑपरेशन लगाने होंगे। एक तो R2 becomes R2 minus R1 and R3 becomes R3 minus 2R1. Okay, so this is
and sorry, this is 1 minus 1 0, 2 0, 2 minus 1 and 2. Okay, and this is 0, and this is 0, 6 minus 3 6. ओके, और इसमें मैं एक लीनियर ऑपरेशन और लगाऊंगा, मैं इसमें लगाऊंगा and then this matrix becomes okay, ओके। ऑब्वियसली इसका जो रैंक है 2, क्योंकि यहां पर ये जो 2 रोज हैं ये वाली, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशन हुई सॉल्यूशन स्पेस की वो हुई डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस बराबर 5 minus 2 equal to 3। द पॉइंट इज क्लियर? ओके, अब हमको यहां पर इस क्वेश्चन में एक काम करते हैं, इसमें इसका ये जो सॉल्यूशन स्पेस बना है इसकी भी बेसिस निकाल लेते हैं। ओके, तो मैंने इस स्लाइड से, मतलब पिछली स्लाइड से ये मैंने उठा लिया है, यानी ये वाला हिस्सा मैंने उठा लिया है, और अब मैं यहाँ पर इक्वेशंस बनाता हूँ। तो ये हुआ x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 3r माइनस s इक्वल टू 0 एंड 2z माइनस r प्लस, ऑब्वियसली यहां पर जो फ्री वेरिएबल्स हुए, चूंकि अब हमको मालूम है कि फ्री वेरिएबल्स, हमको 3 फ्री वेरिएबल्स मिलने हैं, तो 3 फ्री वेरिएबल्स में एक तो r हुआ, एक दूसरा s हुआ, और ऑब्वियसली तीसरा y हुआ। तो जो फ्री वेरिएबल हैं वो हैं y r s। ओके, तो इन तीन को, ये जो 3 मेरे को फ्री वेरिएबल मिले हैं, इनको मैं 3 बार वैल्यू लूंगा। ऑब्वियसली सबसे पहले मैं y बराबर 1, r बराबर 0, s बराबर 0। पॉइंट इज क्लियर? मतलब मैंने 1 0 0 वैल्यू ली, ऑब्वियसली जो एक स्टैंडर्ड बेसिस कही जा सकती है। नेक्स्ट मैंने इसकी वैल्यू ली y बराबर 0, r बराबर 1, s बराबर 0, और थर्ड वैल्यू मैंने ली y बराबर 0, r बराबर 0 और s बराबर 1। ये मैं क्वेश्चन आपको एडवांस में इसलिए कर रहा हूं, ये वाला पार्ट क्वेश्चन का, क्योंकि इससे रिलेटेड एक थ्योरम मैं भी इसके तत्काल बाद आपको समझाने जा रहा हूं। ओके, तो जब हम ये 3 वैल्यू लेते हैं और इन 3 वैल्यूज को इसमें भरते हैं, इसमें, तो हमको मिलता है, देखिए जब मैं पहली वाली वैल्यू भर रहा हूं तो ये वाली वैल्यू, ओके, पॉइंट इज क्लियर? और जब ये वैल्यू मैं इसमें भरता हूं, इसमें, तो इसमें भरने पर मुझे मिलता है 2z इक्वल टू 0 मीन्स z इक्वल टू 0। ओके, z इक्वल टू 0। ओके, अब जब ये z इक्वल टू 0 मैं यहां भरता हूं तो मेरे को मिलता है x बराबर -2। द पॉइंट इज क्लियर? अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि हम ये 3 वैल्यू क्यों ले रहे हैं y, r और s की। देखिए, हम इसमें y, r, s, चूंकि ये फ्री वेरिएबल है, हम कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हमारा, चूंकि हमको बनाना है बेसिस इसका, तो हमारा काम इन 3 वैल्यू से चल जाएगा। इसको मैं अभी आपको चार्ट दिखाता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जब y बराबर 1, r बराबर 0, s बराबर 0, तो मेरे पास x बराबर -2, z बराबर 0, तो मैं इसको यहां प्लेस करता हूं
x बराबर -2, x बराबर -2 और z बराबर 0। ओके, द पॉइंट इज क्लियर। अब मैं इसके बाद मैं नेक्स्ट लेता हूं और नेक्स्ट में मैं ये वैल्यू लूंगा, ये वाली। ओके, सो इस वैल्यू पर, सेकेंड वैल्यू पर वी हैव x प्लस 0 माइनस 4z प्लस 3 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हेयर आई गेट x माइनस 4z इक्वल टू -3। सेकेंड इक्वेशन भी साथ साथ देख लेते हैं। सो इट इज 2z माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट गिव्स मी z इक्वल टू हाफ। और z इक्वल टू हाफ को मैं इसमें रखता हूं तो ऑब्वियसली ये हो जाता है x प्लस 3 इक्वल टू 4z मीन्स 2। ओके, मीन्स x इक्वल टू -1। ठीक, अब इन वैल्यूज को मैं यहां भरता हूं, x इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू हाफ। ओके, और अब फाइनली इसको लेते हैं, इस वैल्यू को लेते हैं। ओके ओके, सो नाउ दिस टाइम इट इज फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस 0 माइनस 4z प्लस 0 माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन से 2z प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से z इक्वल टू -1। और जब इस वैल्यू को हम इसमें रखते हैं तो ये हो जाता है x प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -3। ओके, तो x इक्वल टू -3 एंड z इक्वल टू -1। सो गॉट इट। ओके, तो हमारे लिए जो बेसिस वेक्टर हुए इसके लिए, क्योंकि ये हमारे लिए 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये हमने यहाँ निकाला था, क्योंकि हमको फ्री वेरिएबल 3 मिले थे तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस था। इसलिए था कि यहाँ पर हमारे पास n-5 और RA बराबर 2, रैंक बराबर 2 था। तो ये जो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस आया था 3 आया था, तो हमें इसकी बेसिस भी 3 वेक्टर में मिलेंगी। तो ये जो 3 वेक्टर हमको मिल गए, वो एक वेक्टर ये हो गया, सो दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर एंड दिस इज थर्ड वेक्टर। ओके, तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं कि अब हमारे सामने जो बेसिस बनी, ऑब्वियसली इनके कारण, इन 3 के कारण ये जो पूरा आप 3 वेक्टर्स देख रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो 1 0 0 -2 0, मतलब हमने एक्सटेंड कर दिया बेसिकली, है ना। जो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स थे उनको हमने एक्सटेंड कर दिया। और दूसरा हुआ 0 1 0 -1 हाफ, और तीसरा हुआ 0 0 1 -3 -1। ओके, सो ये हमारे लिए बेसिस हुआ इसका। सो गॉट इट। ओके, तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है और इसके पश्चात हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी रह गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर है, इनका जो ऑर्डर है ऑब्वियसली y r s और x z है, लेकिन अगर हम इस ऑर्डर को थोड़ा चेंज कर दें, x y z r s कर लेते हैं, तो इसमें इस तरह से जब हम प्लेस करेंगे तो जो वैल्यू जो है कोऑर्डिनेट्स की, वो अकॉर्डिंगली इससे मैप करेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से द पॉइंट इज क्लियर। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स थे ऑब्वियसली वो इस क्रम में थे, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स x y z r s के क्रम में। ओके, सो द पॉइंट इज क्लियर। -2 1 0 0 1 पहला बेसिस का पहला वेक्टर, दूसरा हो जाएगा -1 0 हाफ एंड 1 0, एंड तीसरा हो जाएगा -3 0 -1 0 1। ओके, सो इसके बाद अब हम चलते हैं थ्योरम पर। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिटरमाइन वेदर और नॉट द फॉलोइंग
ये जो वेक्टर्स दिए गए हैं फॉर्म ए बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस R3 थ्री डायमेंशनल स्पेस के लिए। क्या ये जो वेक्टर्स दिए गए हैं बेसिस हैं या नहीं है? तो ऑब्वियसली ये नहीं है, ये इमीडिएटली नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर्स दिए गए हैं और हमारे पास स्पेस थ्री डायमेंशनल है। ओके, ये इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें इनको एग्जामिन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये दो हैं। तो बेसिस के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है, अगर n डायमेंशनल स्पेस है तो उसमें बेसिस में n वेक्टर्स होने चाहिए और सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये जो मैंने आपको कल कराया था। ओके, तो ये n डायमेंशनल स्पेस है तो स्ट्रिक्टली इक्वल टू n बेसिस में जो वेक्टर्स की संख्या है और लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, अब अगर दूसरा केस देखें तो यहाँ पर हमारे पास चार वेक्टर्स हैं, तो चार वेक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट है क्योंकि स्पेस हमारे पास थ्री डायमेंशनल है, तो ये डिपेंडेंट है। तो अगर n डायमेंशनल स्पेस में n+1 वेक्टर्स हैं, कल की क्लास में बल्कि आज की पहली थ्योरम में कराया गया है, तो ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट हैं। तो ये डिपेंडेंट होने के कारण बेसिस नहीं है, ये भी बेसिस नहीं है। अब इसको देखते हैं, तो इसको हम एचलॉन फॉर्म में लेकर आएंगे। ये जो तीन वेक्टर्स हैं इसकी हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, इनको एचलॉन फॉर्म में लाएंगे। अगर इसमें कोई जीरो रो नहीं आती है इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को। सो इट इज 1 1 1 1 2 3 2 -1 1। ओके, रो ऑपरेशन लगाते हैं, R2 becomes R2 minus R1 and R3 is R3 minus 2R1. Okay, so this is 1 1 1 1 2 और 0 and -3 and -1। ओके, तो वैसे तो यहीं से बहुत क्लियर है कि ये थर्ड रो जीरो नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी एक रो ऑपरेशन इसमें और लगाते हैं और वो लगेगा 3R2। ओके, तो ऑब्वियसली ये हो गया एंड दिस इज 0, तो इसका 3 गुना हमने इसमें जोड़ा, वो दिया 6, तो ऑब्वियसली ये 5। तो ऑब्वियसली नो जीरो रो मीन्स इंडिपेंडेंट, और तीन वेक्टर्स हैं और इंडिपेंडेंट है मीन्स इट इज बेसिस, तो ये बेसिस है। और अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। सो इट इज 1 1 2 1 2 5 5 3 4। सो द रो ऑपरेशंस जो मैं यहाँ लगाऊंगा, R2 is equal to R2 minus R1 and okay, so this is and इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना 5, 3 में से 5 गया -2, इसका 5 गुना 10, 4 में से 10 गया -6। ओके, और अब हम इसमें एक रो ऑपरेशन और लगाएंगे, R3 becomes R3 plus 2R2, so this becomes, तो यहाँ पर हमको एक जीरो रो मिल गई है ये वाली। इसका मतलब ये कि इंडिपेंडेंट वेक्टर्स यहाँ पर ये एक ये है इंडिपेंडेंट वेक्टर और दूसरा इंडिपेंडेंट वेक्टर ये है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट ए बेसिस, नॉट ए बेसिस, क्योंकि यहाँ पर हमको इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दो मिले। तो द पॉइंट इज क्लियर। मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ कि थ्री डायमेंशनल स्पेस के लिए अगर हमको बेसिस चाहिए तो हमको तीन वेक्टर्स चाहिए और तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ओके, अब थ्योरम पे जाने से पहले एक बड़ी स्पेसिफिक चीज आपको बतानी थी जो मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर उसका कुछ रेलिवेंस आया है, कुछ उसकी आवश्यकता हुई है। तो ये कॉलम स्पेस में आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं 2 3 4 एंड 3 5। ओके, और ये जो दो वेक्टर हैं ऑब्वियसली थ्री डायमेंशनल स्पेस के हैं। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब इसको हमेशा ध्यान रखिए कि इन वेक्टर्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम वेक्टर। ओके, तो हम इन वेक्टर्स को एक कॉलम में लिख सकते हैं या कॉमा लगाकर इस स्मॉल ब्रैकेट के, जैसे ये लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं। ओके,
तीन बातें हो गई कि इसको हम कॉलम में लिख सकते हैं, जैसे हमने पहला ब्रैकेट ये लिखा, पहला वेक्टर ये लिखा, दूसरा वेक्टर हमने ये लिखा, और ये बिल्कुल इसी के प्रतिरूप है। द पॉइंट इज क्लियर? ओके। और तीसरा तरीका आप सब जानते हैं पहली क्लास से कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली बाय एन एरो फ्रॉम द ओरिजिन। सपोज ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक्स वाई जेड, तो ऑब्वियसली ये जो पहला वेक्टर है इसको हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन से या वेक्टर से दिखा सकते हैं, और ये जो दूसरा है ये है फॉर एग्जांपल 3 4 5। द पॉइंट इज क्लियर? तो 3 तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉलम वेक्टर, या इस तरह से जो अभी तक हम शुरू से करते आ रहे हैं, या हम इसको ज्योमेट्रिकली, जो हमने पहली क्लास में किया, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं यानी ये, और कॉमा का इस्तेमाल करते हैं यानी ये, तो एक तरीका ये है कि कंपोनेंट्स जो हैं, यानी कि इसमें कंपोनेंट्स है 2 3 4, ये हॉरिजॉन्टली एक्सप्रेस किए जाते हैं या लिस्ट किए जाते हैं। और जब हम कॉलम में करते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है विद नो कॉमास, ऑब्वियसली इसमें कोई कॉमा नहीं है। तो पॉइंट इज क्लियर? ओके। जब एक कॉलम वेक्टर को वर्टिकली प्रिंट किया जाता है, ये वर्टिकली है और ये हॉरिजॉन्टली है। द पॉइंट इज क्लियर? मेरे ख्याल से आपको कॉलम वेक्टर बिल्कुल समझ में आ गया है कि कॉलम वेक्टर बेसिकली प्रतिरूप है बिल्कुल उसी वेक्टर का जिसको हमने हॉरिजॉन्टली और पैरेंथेसिस में कॉमास के साथ लिखा है। ओके। अब इसमें अगर हम ये देखें कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन स्केलर, मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर और एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स कैसे पॉसिबल है, तो अगर हम इसको जो अभी तक पढ़े हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ये है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये दूसरा वेक्टर था, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। ये आपने दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ा था। ओके। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 8 20, तो ये हमारे पास आ गया एक लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके। लेकिन अगर इस वेक्टर को जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा गया है, इसको हमने कॉलम वेक्टर के रूप में लिखा, इस वेक्टर को हमने इस तरह से कॉलम वेक्टर के रूप में लिखा, और 2 से यहाँ मल्टीप्लाइड है स्केलर से, तो ये 2 से ये मल्टीप्लाइड है पहला वाला वेक्टर, और 4 से ये दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ मल्टीप्लाइड है, और जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था उसको भी हमने कॉलम वेक्टर के रूप में लिखा। ओके। मोर और लेस इशू इज द सेम। ओके, मीनिंग इज द सेम। अब एक लीनियर कॉम्बिनेशन और देख लेते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन हम सब जानते हैं कि इस तरह से लिखा जाता है जहां पर v और w 2 वेक्टर्स हैं। ओके, तो हम इसको हर हालत में इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज यहां से ऐसे ट्रांसलेट हुई, ये वेक्टर हमारे पास v है, ये वेक्टर हमारे पास u है, w है, और इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। तो पॉइंट इज क्लियर? और ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन एक पूरा वेक्टर स्पेस को फिल कर देंगे। ये हम पहली और दूसरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है जब हम स्पैन पढ़ रहे थे कि ऑब्वियसली ये 3 डायमेंशनल वेक्टर, हमारे पास 2 वेक्टर हैं, तो इनके सारे कॉम्बिनेशन जो हैं, जो स्पैन है इनका, वो एक 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को बना देगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन ये है, ये स्केलर्स हैं और ये वेक्टर्स हैं, और इट इज इक्वल टू दिस। तो हमको ये चेक करना है कि क्या ये वास्तव में इसके इक्विवेलेंट है, मतलब क्या ये जो वेक्टर हमने दिया है 1 3 7, क्या इस लीनियर कॉम्बिनेशन को या इस स्पेस को बिलोंग करता है जो स्पेस इससे क्रिएट हो रहा है। तो मैं आपको इस चीज को समझाने से पहले, इसको मैं मतलब वेक्टर समझाने से पहले, इसका वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैसे करेंगे, मैं आपको इसे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से समझाऊंगा पहले कि इसकी ज्यामितीय व्याख्या क्या हो सकती है, उससे आपको चीज क्लियर होगी, और उसके पश्चात मैं इसकी वेक्टर अप्रोच लूंगा। ओके, तो हमारे पास ये एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, नो लेट अस चेक इट। सो ऑब्वियसली अगर मैं एक वेक्टर मेरे पास 2 3 4 है, एक 3 4 5, ओके, इसका मतलब ये है, इसको जरा प्लीज ध्यान से समझिए। अभी मैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूं। तो एक वेक्टर मेरे पास ये है 2 3 4 और दूसरा वेक्टर है 3 4 5। ऑब्वियसली दोनों वेक्टर ओरिजिन से पास करेंगे, ठीक है। ये 2 स्ट्रेट लाइन हो गई। हम सब जानते हैं कि 2 स्ट्रेट लाइन से एक प्लेन पास होता है, तो हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन 2 स्ट्रेट लाइन से बन रही है। ओके, द पॉइंट इज सिंपल। अब ये जो स्ट्रेट लाइन हुई, ऑब्वियसली ये हुई x - 2 बराबर y - 3 बराबर z/4, ये वाली, क्योंकि 0.234 है, तो ऑब्वियसली चूंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और आपके सामने मैं इसको और मतलब ये कैसे बनाए बता देता हूँ। तो x - 0/2 - 0 टू बी वेरी स्पेसिफिक, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
अपॉन 3 माइनस 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये 0 0 0 है ना, एंड इट इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 4, तो इससे आपको ये मिल गया। दूसरी लाइन हुई x अपॉन 3 बराबर y अपॉन 4 बराबर z अपॉन 5। ओके, अब इससे जो प्लेन बनेगा हमें इसके नॉर्मल के dr निकालने, डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के। तो नॉर्मल के drs अगर मैं प्लेन जो बनेगा उसके नॉर्मल्स के drs अगर मैं a b c मान लेता हूं, तो ऑब्वियसली 2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0 एंड 3a प्लस 4b प्लस 5c इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो नॉर्मल है इस प्लेन में जितनी भी लाइंस हैं सबके परपेंडिकुलर होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से a अपॉन 3 पंजे 15 माइनस 16 इक्वल टू माइनस b 2 पंजे 10 माइनस 12 3 चौक 12 एंड इट इज c अपॉन 2 चौक 8 2 चौक 8 और 3 3 9। ओके, सो दिस बिकम्स ओके, अब ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, क्लियर? ओके, क्लियर। और इससे जो हमारा प्लेन बना, अब हम इसको प्लेन को लिख देते हैं। ये जो रेशियो बने, मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको -2 कर देता हूँ, इसको +1 कर देता हूँ। जो रेशियो बने हमारे वो बने 1 - 2 1, यानी कि हमारा जो प्लेन हो गया वो हो गया x - 2y प्लस z इक्वल टू 0। ओके, अब बड़ी क्लियर सी बात यह है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि ये पॉइंट 137 इस पे है या नहीं है। तो x बराबर 1, y की जगह 3 दूनी 6 और z की जगह 7, तो 7 और 1 8 में से 6 गया 2 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ज्योमेट्रिकली ये स्टैब्लिश हो गया कि ये वाला जो वेक्टर है ये इस प्लेन को बिलोंग नहीं करता। द पॉइंट इज क्लियर। ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकली पहले इसलिए समझाने की कोशिश की कि ये जो मैंने आपको जिस तरह से समझाया ये सब आप जानते हैं, ये आपने अपने 12th क्लास में भी पढ़ा है, और अगर आपने बाद में साइंस ली है तो आपने उसमें भी पढ़ा है। ओके, अब मैं इसको वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करूंगा कि इससे जो हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा उसको ये उसको बिलोंग नहीं करता। ओके, सो नाउ लेट अस डू इट। ओके, सो यहां से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से 2c प्लस 3d इक्वल टू 1, 3c प्लस 4d इक्वल टू 3 एंड 4c प्लस 5d इक्वल टू 7। तो मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, बहुत सिंपल है सॉल्व करना, 8th क्लास की चीज़ है ना। तो c बराबर ऑब्वियसली 5 एंड d इक्वल टू -3। ओके, तो 5 दूनी 10, 10 में से 9 गया 1 और 5 दिया 15 और 15 में से 12 गया 3। ओके, परफेक्ट। और इसमें ये वैल्यू जब हम इसमें लगाते हैं तो 4 पंजे 20 और -15 इक्वल टू 5 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 7। इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर इसको बिलोंग नहीं करता। तो आपने इस तरीके से देखा कि ये जो क्वेश्चन है ये पहले आपको इसकी ज्यामितीय व्याख्या या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से आपको समझाया मैंने, और बाद में वेक्टर फॉर्म से। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अब हमारे पास ये उसी तरह का जो पिछला क्वेश्चन था 20th नंबर, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, हमको ये देखना है कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ये बिलोंग करता है या नहीं करता है। ओके, अब मैं इसको पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको इसका समझा देता हूँ जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये हमारे पास ये 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें हमारे पास 2 वेक्टर हैं। ओके, एंड इट इज ओरिजिन, इट इज y, इट इज z। तो पहला वेक्टर ये है, ये, और दूसरा वेक्टर ऑब्वियसली ये है। इन अदर वर्ड्स ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट जो ओरिजिन और 253 से पास होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन और 111 से पास होती है। इन दो स्ट्रेट लाइन से एक प्लेन पास हो सकता है, तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए। चूंकि ओरिजिन से पास कर रही है इसलिए इनकी इक्वेशन हुई, पहली की इक्वेशन हुई ये, और दूसरी की इक्वेशन हुई ओके। अब इस प्लेन का जिससे दोनों लाइन पास कर रही है, जो दो लाइनें इस प्लेन को बना रही हैं, अगर इसका नॉर्मल के डी आर्स अगर ए बी सी हैं तो 2a प्लस 5b प्लस 3c इक्वल टू 0 एंड a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। ओके, नाउ दिस गिव्स मी
माइनस बी, ओके, सो इट इज ए अपॉन 2 बराबर बी अपॉन प्लस 1 बराबर सी अपॉन माइनस 3। तो हमारे पास जो प्लेन हुआ वो हुआ 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये वाला पॉइंट उस पर है या नहीं। तो 4 दूनी 8 माइनस 2 माइनस 0 इक्वल टू 6 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स दिस पॉइंट डज नॉट बिलोंग टू इट, या ये हमारे लिए एक लीनियर कॉम्बिनेशन यू वी डब्ल्यू का नहीं है, या जो मैंने अभी आपको इससे समझाया कि W does not lie in the plane spanned by U and V। ओके, तो इस ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है, और इसको मैं अब एक वेक्टर मेथड से करता हूं। ओके, सो यहां पर हमारे सामने पहला वेक्टर ये है। ओके, सो ये A से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा वेक्टर B से जो मल्टीप्लाइड है वो ये है, and it is equal to 4 minus 2 0। okay, so this is 2a plus b equal to 4 and 5a plus b equal to minus 2 and 3a plus b equal to 0। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू देखूं जो ऑलरेडी मैंने वर्कआउट कर रखी है, लेकिन ये बहुत सरल है इनको वर्कआउट करना, आप दोनों को माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएंगी। तो हमको जो वैल्यू मिली है इसमें वो है a इक्वल टू माइनस 2 एंड b इक्वल टू 8। a इक्वल टू माइनस 2 तो माइनस 4 प्लस 8 इक्वल टू प्लस 4 और माइनस 10 प्लस 8 इक्वल टू माइनस 2 बिल्कुल परफेक्ट है। अगर जब ये वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो इट इज माइनस 6 प्लस 8 इट इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये उस प्लेन में लाई नहीं करता जो इनसे स्पैन होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, स्पैन पर है, तो इसको शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करना, इसमें हमको इन दो वेक्टर से स्पैन होने वाला जो वेक्टर स्पेस है इट इज इक्वल टू इन 3 वेक्टर से स्पैन होने वाला प्लेन, ये क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली बहुत सरल क्वेश्चन है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो इस क्वेश्चन में मैं इस वेक्टर को मैं u लिखूंगा, इस वेक्टर को मैं v लिखूंगा। ऑब्वियसली ये सेम वेक्टर है तो मैं इसको u लिखूंगा। ये वेक्टर सेम है तो मैं इसको v लिखूंगा और इसको मैं w लिखूंगा। ओके, अब मैं यहां से एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता हूं, तो ऑब्वियसली ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा ये, ठीक है ना। यानी इस तरह से स्पैन होगा, इस तरह से इन दो वेक्टर से ये स्पैन होगा और ये इन दो वेक्टर से स्पैन होगा, और इसको मैं हर हालत में इसी स्पैन को मैं लिख सकता हूं AU प्लस BV प्लस 0W। अर्थात ये जो स्पैन होगा वो इन 3 वेक्टर से हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर W भी आ गया। इसका मतलब ये दोनों स्पैन बराबर है, बिकॉज AU प्लस BV इक्वल टू AU प्लस BV प्लस 0W। लेकिन ये इससे बना है, ये इससे बना है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब इससे स्पैन किया गया वेक्टर स्पेस और इन 3 वेक्टर से स्पैन किया गया वेक्टर स्पेस बराबर है। द पॉइंट इज क्लियर। ओके, अब इसको एक दूसरे नजरिए से भी देख लेते हैं कि ये वाला जो वेक्टर आप देख रहे हैं W, ये वाला वेक्टर, ऑब्वियसली W वेरी क्लियर, आई मीन बहुत सामने दिख रहा है कि इट इज इक्वल टू 2v माइनस u, यानी कि ट्वाइस ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर का दुगना माइनस ये वाला वेक्टर, तो मुझको ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, है ना। तो अब मैं इससे एक स्पैन बनाता हूं इससे, तो ऑब्वियसली ये है मेरे पास AU प्लस BV प्लस CW वेयर ABC आर स्केलर्स। ओके, मैं लिख ही देता हूं ABC आर स्केलर्स। So it is equal to AU plus BV plus C और W की जगह 2V minus U and it is A minus CU plus B minus 2C plus ओके V। अब A minus C स्केलर है तो मैं इसको सम से X लिख सकता हूं, और ये ऑब्वियसली फिर से स्केलर है, इसको मैं y लिख सकता हूं। तो हमने ये देखा ये जो स्पैन था ये इन 3 वेक्टर से था, लेकिन ये वाला जो स्पैन था ये इन 2 वेक्टर से था, है ना। u और v आ रहा है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। तो हमने इसको प्रूव कर दिया 2 तरीके से।
कि इन दो वेक्टर से किया गया स्पैन, तो इन दो वेक्टर से स्पैन किया गया वेक्टर स्पेस बराबर है इन तीन वेक्टर से किया गया, इन तीन वेक्टर से स्पैन किया गया वेक्टर स्पेस। ओके, पॉइंट इज क्लियर? ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अवर 23rd क्वेश्चन ऑफ दिस कोर्स, और इसमें हमको एक ये जो दो वेक्टर्स दिए गए हैं, इन दो वेक्टर्स का जो सेट है ऑब्वियसली वो स्पैन करता है एक सब स्पेस को, थ्री डायमेंशनल स्पेस के एक सब स्पेस को स्पैन करता है। और ऑब्वियसली ये जो R3 है, जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है, ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन इनके, इन दो वेक्टर्स के जो दो वेक्टर्स हैं इनके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है। ओके, और हमको ये शो करना है कि ये जो इससे जो स्पैन हो रहा है, इट इज ए प्लेन इन R3 यानी कि थ्री डायमेंशनल स्पेस, और इसकी डायमेंशन 2 है। तो वैसे भी प्लेन है तो ऑब्वियसली डायमेंशन 2 ही होंगी। और हमें फिर बाद में ये जो स्पैनिंग वेक्टर्स हैं इनको R3 का बेसिस बनाने के लिए एक्सटेंड करना है। सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन। सो नाउ लेट अस डू इट। तो मैं इसे पढ़ रहे हैं इस मामले में, तो मैं पहले आपको ये ज्योमेट्रिकली ये बताता हूँ कि ये एक प्लेन रिप्रेजेंट करता है। तो लेट अस सी फर्स्ट, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का बहुत अच्छा आइडिया लगेगा वेक्टर स्पेसेस और सब स्पेसेस के। ओके, तो हमारे पास ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं। ओके, ये दो वेक्टर्स हैं, एक तो ये हो गया 2 5 3 और दूसरा हो गया 1 1 1। ओके, अब इस टू, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ये जो ये वाला सो इससे जो स्ट्रेट लाइन पास होगी 2 5 3 से, ऑब्वियसली वो होगी x/2 बराबर y/5 बराबर z/3। एंड ये वाली जो लाइन ये जो लाइन बनेगी, ऑब्वियसली इसकी इक्वेशन होगी x/1 बराबर y/1 बराबर z/1। और इन दो लाइन से जो प्लेन बनेगा हमें उसकी एक इक्वेशन निकालनी है। ओके, माना उस प्लेन का नॉर्मल ए बी सी है, तो ऑब्वियसली 2a प्लस 5b प्लस 3c इक्वल टू 0 एंड a प्लस b प्लस c बराबर 0। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं। a अपॉन 5 माइनस 3 बराबर माइनस b अपॉन 2 माइनस 3 बराबर c अपॉन 2 माइनस 5। ओके, सो a अपॉन 2 बराबर b अपॉन 1 बराबर c अपॉन माइनस 3। ओके, तो जो प्लेन हमको मिला वो हुआ 2x प्लस वाई माइनस 3c इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली ये हमको प्लेन मिला है। शो दैट दिस डिफाइंस ए प्लेन इन आर क्यूब। तो ज्योमेट्रिकली तो ये स्थापित होता है, ये स्टेब्लिश हो गया, लेकिन इसको हम करेंगे अब वेक्टर के तरीके से। अब वेक्टर फॉर्म के लिए मैं ये निकालूंगा कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसके लिए मैं इन वेक्टर्स को लिखूंगा इस तरह से। मैंने ये वाला वेक्टर पहले लिख लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको अभी आप कारण समझ जाएंगे क्यों लिखा है। तो जब मैंने इसको लिखा तो ऑब्वियसली मैं इसको रो रिड्यूस करूंगा एचेलॉन फॉर्म में। तो R2 बिकम्स R2 माइनस 2R1, इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ये मेरे को इजीली कैलकुलेबल है। ओके, तो इट इज 1 1 1 0 3 1, करेक्ट करेक्ट। एंड इससे ऑब्वियसली ये साबित होता है कि ये जो दोनों रोज हैं ये ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, इसलिए कि ये वाली रो इसका कोई मल्टीपल नहीं है, ये वाली रो इसका कोई मल्टीपल नहीं है, है ना। तो इसलिए ये दोनों रोज इंडिपेंडेंट रोज हैं। तो हमको दो इंडिपेंडेंट रोज मिली हैं, दो इंडिपेंडेंट हमको वेक्टर्स मिले हैं। ओके, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये जो इससे जो स्पेस बन रहा है, जो सब स्पेस बन रहा है वो डायमेंशन 2 का है। ओके, तो यहाँ पर हमने यही निकाला था कि हमको जो प्लेन मिला था ये प्लेन 2 डायमेंशनल होता है ना। तो हमने पिछली स्लाइड पे यही निकाला था। ओके, अब अगला है कि ये तो प्रूव हो गया, एक्सटेंड स्पैनिंग वेक्टर सब स्पेस टू मेक इट ए बेसिस फॉर R3। इसका बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि मैं इसको रिपीट लिखूंगा 1 1 1 0 3 1, और मैं इसमें कोई भी एक स्टैंडर्ड बेसिस डाल दूंगा। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 0 0 1 डाल देता हूँ।
ठीक है। नाउ अब ये जो 3 वेक्टर्स हैं, ये वाले जो 3 वेक्टर्स हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये 3 हैं। ये 3 वेक्टर है, मतलब मेरे को R3 के लिए 3 R3 की बेसिस बनाने के लिए मेरे को 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए थे और मेरे को 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल गए हैं ये। ओके, क्योंकि अब मैं इसमें किसी भी रो को जीरो नहीं कर सकता, तो मेरे को 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल गए हैं। तो बेसिकली मैंने इसको, ये मेरे लिए बेसिस है, ये मेरे लिए बेसिस का काम करेगी किसके लिए, 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल गया, उसको पहले ले लेते हैं। तो जो इन्हें वर्कआउट किया है ऑब्वियसली वो है एचलॉन फॉर्म में जो वर्कआउट किया है, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स में इस तरह से लगा सकता हूँ एंड ऑब्वियसली 0 0। पॉइंट इज क्लियर। ओके, अब यहाँ पर बड़ा क्लियर ये है कि अगर मैं इसे इक्वेशन बनाता हूँ, दिस इज दिस एंड 3y plus z equal to 0. Okay, obviously this z is a free variable, ठीक। अब n यहाँ पर हमारे पास 3 है, ये जो अननोन की संख्या है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे पास जो स्पेस, ये जो सब स्पेस है, इसकी डायमेंशन है n माइनस आर। ओके, मीन्स 3 माइनस 1, जहां पर r जो है वो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स है। ओके, द पॉइंट इज क्लियर। तो यहां से भी आपको डायमेंशन 2 मिल जाती है। अब मैं इसमें आपको एक थ्योरम जरूर दूंगा अभी, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब मैंने XYZ ले लिया तो मेरे पास एक ये सॉल्यूशन स्पेस बन गया। अब इस पर मैं आपको एक थ्योरम दूंगा, लेकिन थ्योरम देने से पहले अभी तक जो मैंने इस क्वेश्चन में यानी कि एग्जाम्पल 23 में आपको पढ़ाया है उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं। तो सेम क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। लेट्स फर्स्ट एग्जामाइन वेदर द सेट ऑफ वेक्टर्स क्रिएट ए प्लेन। ये आपका एक्चुअली क्वेश्चन पे जाने से पहले रफ होमवर्क है, रफ होमवर्क है। आप करना चाहें करें, ना करना चाहें करें। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है अपने आंसर्स में तो आप इसको एक रफ स्केच, रफ शीट पर इसको आप चेक कर लें कि क्या ये आपको प्लेन देता है या नहीं देता है। ओके, वेरी सिंपल। तो ये एक्चुअली ये स्टेप्स आपका एक आंसर से अलग का स्टेप है, ये आपके अपने लिए, लेकिन आपका जो स्टेप शुरू होता है वो यहां से होता है। सिंस द गिवन वेक्टर्स हैव 3 कोऑर्डिनेट्स ईच, ये 3 कोऑर्डिनेट्स ईच, द नंबर ऑफ अननोन n बराबर 3। पॉइंट इज क्लियर। अब फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, दैट इज r। तो r अभी मैंने आपको निकालना सिखाया इस तरह से। ओके, और डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू n माइनस r। ओके, सो डायमेंशन ऑफ ये हमारा v स्पेस, ये हमारा v है दिस। इससे जो सब स्पेस बन रहा है उसको हम v लिख रहे हैं। तो v का जो डायमेंशन है वो n माइनस r है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया। ठीक, ओके। इसके पश्चात ये जो n माइनस r वेक्टर्स आपको मिले हैं, n माइनस r, ये चूंकि डायमेंशन है ये इंडिपेंडेंट है, वेरी वेरी क्लियरली। ओके, और इससे पहले आपने जब ये बनाया था तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको 2 ही वेक्टर्स मिले थे जो इंडिपेंडेंट थे। तो ये आपके इंडिपेंडेंट्स हैं, ये स्पैनिंग वेक्टर्स हैं इस सब स्पेस को, इससे सब स्पेस को क्रिएट करने के लिए। लेकिन चूंकि ये सब स्पेस R3 का है तो इसलिए ये जो आपको 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिले हैं या n माइनस r आपको इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिले हैं, ये हर हालत में R3 की बेसिस का हिस्सा है, R3 की बेसिस का हिस्सा है। तो हमें ये जो 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिले हैं इनको 3 तक एक्सटेंड करना है। 3 तक एक्सटेंड करने के लिए आप इसमें तीसरी लो 1 0 0 ले सकते हैं या 0 1 0 ले सकते हैं या 0 0 यानी कि 1 ले सकते हैं। आई मीन ये जो 3 आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस है इसमें से आप कोई सी भी एक स्टैंडर्ड बेसिस लेके आपके पास ये जो 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स थे, इसको आप एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हैं R3 की। तो पॉइंट इज क्लियर। ओके, तो चलिए अब इसके पश्चात हम देखते हैं थ्योरम। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट भी है लेकिन इसका एप्लीकेशन होगा, और इसमें जब मैं आपको ये थ्योरम कराऊंगा तो इसके तत्काल बाद मैं आपको सिविल सर्विसेज 2009 का एक क्वेश्चन कराऊंगा मेंस का, और ये आप ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये किसी और एक बुक में मैंने देखा है जिसमें 2009 से 2020 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं सारे।
तो उसमें इसका सोल्यूशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से 2 पेजेस में, मतलब टाइप वाले 2 पेजेस में दिया गया है। यानी कि अगर आप उसको कॉपी पर उतारेंगे तो आपको कम से कम 5 पेज लगेंगे और कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे। लेकिन मैं आपको ये वाली जो थ्योरम, ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अभी, इसको मैं इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको इस क्वेश्चन को 5 या 6 लाइन में कराऊंगा। इसलिए मैंने बोला कि ये जो थ्योरम है ये निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ वो ये है 2011 का। ठीक है, तो ये भी एक बहुत साधारण सी थ्योरम पर बेस्ड है। साधारण मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। तो आज की क्लास में हमारे सामने 2 चीजें और शेष हैं, तो चलिए लेट अस डू इट। तो ये सबसे पहले हम ये थ्योरम समझते हैं। ओके, अब हम 2009 का एक क्वेश्चन देखते हैं सिविल सर्विसेज का। क्वेश्चन 1 भी वेक्टर स्पेस से है। प्रूव दैट द सेट V ऑफ द वेक्टर्स, ये 4 वेक्टर्स दिए गए हैं इन R4 विच सेटिस्फाई द इक्वेशंस, एक ये इक्वेशन और दूसरी ये इक्वेशन, 2 इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो सेट V है ये एक सब स्पेस है R4 का, ये आपको प्रूव करना है। ओके, और व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ दिस, इस सब स्पेस की डायमेंशंस क्या हैं और इसकी बेसिस में से एक बेस वर्कआउट करना है। 12 नंबर का क्वेश्चन है। मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करूंगा, बहुत सरल तरीके से करूंगा, उस थ्योरम से करूंगा जो अभी आपने पीछे पढ़ी है सॉल्यूशन स्पेस को लेकर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद, लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि सब स्पेस, कोई भी सब स्पेस बेसिकली सेम चीज है, सेम थिंग है। कौन क्या सेम थिंग है? वो सॉल्यूशन सेट जो किसी होमोजेनियस सिस्टम का है। तो हमारे सामने होमोजेनियस सिस्टम में 2 इक्वेशंस हैं, ये और ये। तो जो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी आज की जो थ्योरम मैंने कराई है आपको, उस पर एक क्वेश्चन भी कराया है कि अगर हमारे सामने एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो उसका सॉल्यूशन सेट हमारे लिए एक सब स्पेस होगा। ओके, द पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, और दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक प्लेन थ्रू ओरिजिन, ऑब्वियसली सब स्पेस के लिए जरूरी ये है कि 0 वेक्टर उसमें जरूर हो। तो एक प्लेन थ्रू ओरिजिन इज ऑलवेज ए सब स्पेस ऑफ n डायमेंशनल स्पेस इन रियल नंबर्स। और इस प्लेन को जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सब स्पेस है, ये प्लेन ऑफ सब स्पेस जो है ये हमेशा 2 डायमेंशन का होगा, क्योंकि प्लेन हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। ओके, और इसकी बेसिस हमेशा वर्कआउट की जा सकती हैं यदि जो आपके पास फ्री वेरिएबल्स हैं, या आपने पीछे भी क्वेश्चंस किया है, फ्री वेरिएबल्स को आप क्रमशः 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड सो ऑन करके अगर आप वैल्यूज दें तो आपको हर हालत में बेसिस मिलेंगी। ये मैंने आपको इसलिए रिपीट जस्ट किया है क्योंकि मैं इसी तरीके से इसकी बेसिस निकालूंगा। मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि इन 2 इक्वेशन से एक प्लेन रिप्रेजेंट होता है। चूंकि प्लेन रिप्रेजेंट होता है इसलिए इस जो सब स्पेस है ऑब्वियसली एक प्लेन है, तो उसकी डायमेंशन हर हालत में 2 है। ये चीज मैं आपको शुरू में ही इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखें तो आपके दिमाग में एक परसेप्शन ऑलरेडी बन जाए, पहले से ही बन जाए कि आप जिस सब स्पेस को वर्कआउट करने जा रहे हैं उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। और अगर आप उसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन उसका वर्कआउट कर पाते हैं, सोच पाते हैं, तो आप उसकी डायमेंशंस भी सोच सकते हैं और बेसिस भी सोच सकते हैं, जो मैं अभी आपको इसमें करके दिखाने वाला हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को हम अभी पीछे जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसके हिसाब से करेंगे। ओके, सो हमारे सामने ये, अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से प्लेन रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये देखते हैं कि ये हमारे पास जो सेट V है इन वेक्टर्स का, जो इन 2 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, ये किस तरह से एक प्लेन रिप्रेजेंट करता है। लेट अस सी दिस थिंग फर्स्ट। तो हमारे सामने x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल टू 0 एंड 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस x4 इक्वल टू 0। मैं सेकेंड इक्वेशन को पहले इक्वेशन में से माइनस कर देता हूं। ओके, this cancels out this. Okay, so now this is minus x1 minus 2x2 plus x3 equal to 0 और x1 plus 2x2 minus x3 equal to 0. Okay, now this is obviously a plane. आप इसको, अगर आप इसको इस तरह से लिखने तो आपको ज्यादा पहचाना हुआ चीज लगेगी। तो obviously this is a plane पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है इसलिए अब ये सब स्पेस होगा। दूसरी बात यह है कि इस चूंकि ये प्लेन है तो इसलिए इसकी डायमेंशन होंगी 2। पॉइंट इज क्लियर। तो हमें इसकी डायमेंशन 2 मिल गई है। क्यों मिल गई है? क्योंकि अब ये प्लेन है। तो आपने जो थ्योरम 3rd पढ़ी है अभी, उसके आधार पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ओके,
अब हमारे पास अब ये जो दो इक्वेशन दी गई हैं, ये वाली दो इक्वेशन, इनको मैं एचेलॉन फॉर्म में लेकर आता हूँ। ओके, अब मैं इसमें ये रो ऑपरेशन लगाता हूँ। देन दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज 0, 2 प्लस x2. Okay, obviously x3 and x4 are free variables. ठीक, अब हमारे पास n means number of unknowns 4. ओके, एंड r इक्वल टू 2. क्यों? क्योंकि अब ये हमको एचेलॉन फॉर्म में मिल चुकी है और हमको इसमें जो दो इक्वेशंस मिली हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। तो r इक्वल टू 2, तो फ्री वेरिएबल्स की संख्या हुई n माइनस आर इक्वल टू 2, यानी कि x3 माइनस x3 एंड x4। एंड ऑब्वियसली इसका जो डायमेंशन हुई वो हुई n माइनस आर। तो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस बराबर 2। तो ये हमको इसकी डायमेंशन मिली और अब हमें इसे बेसिस में एक्सटेंड करना है। तो बेसिस में एक्सटेंड करने का बहुत सिंपल तरीका है जो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में समझा था। उसको मैं मतलब थ्योरम 3 के रेफरेंस में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपने इसको समझा था, तो मैं उसी को यहाँ फिर से समझाने जा रहा हूँ। ओके, तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं एचेलॉन फॉर्म में और ऑब्वियसली इसमें x3 एंड x4 आर फ्री वेरिएबल्स। तो ये मैंने एक टेबल बना ली है। जो मैंने आपको पहले समझाया था कि x3 x4 की हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि फ्री वेरिएबल है। तो हम x3 की सबसे पहले 1 और x4 की 0 और नेक्स्ट टाइम x3 की 0 और x4 की 1 वैल्यू देंगे। तो जब x3 बराबर 1 और x4 बराबर 0, तो यहाँ देखें आप इस इक्वेशन से ऑब्वियसली आपके पास है x1 प्लस x2 प्लस 2 बराबर 0 मीन्स x1 प्लस x2 इक्वल टू -2। ओके, और दूसरी इक्वेशन से x2 माइनस 5 इक्वल टू 0 मीन्स x2 इक्वल टू 5। तो x2 इक्वल टू 5 एंड व्हेन x2 इज इक्वल टू 5 तो x1 इक्वल टू -7। पॉइंट इज क्लियर? तो पहला बेसिस आपको मिल गया। हालांकि एक ही निकालना है लेकिन मैं इसमें दोनों निकाल देता हूं। अब अगली बार मुझको x3 बराबर 0 और x4 बराबर 1 रखना है। तो ये हमारा पहला बेसिस हुआ, पहले बेसिस के लिए होमवर्क हुआ। और दूसरे बेसिस के लिए जो हमारा होमवर्क हुआ, तो इसमें x3 इज इक्वल टू 0 एंड x4 इक्वल टू 1। सो x1 प्लस x2, 2x3 मीन्स 0 प्लस x4 means 1 equal to 0. Okay, and second equation is x2 minus 5x3, this is 0 plus minus 1 equal to 0 means x2 equal to 1. So x2 equal to 1, so 1, so x1 equal to -2. तो ये हमारा दूसरा बेसिस हुआ, ये हमारा पहला बेसिस हुआ। तो आपको दो बेसिस मिल गए। आपको एक ही बेसिस बताना था लेकिन दो बेसिस मिल गए। डायमेंशन भी आपको दो मालूम चल गई। अब आप मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये वेक्टर स्पेस जो था एक सब स्पेस था ये वाला। और अब इसको एक बार ये ट्रेडिशनली प्रूव और कर देते हैं कि इन दो इक्वेशन से, इन दो होमोजीनियस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होने वाला जो सॉल्यूशन स्पेस है वो R4 का सब स्पेस है। ओके, इसको और कर देते हैं प्रूव जो पूछा गया है। ओके, तो अब इसका ये जो पार्ट था कि हमें इसमें इसको ये जो हमको सेट V दिया गया है इन वेक्टर्स का, इसको हमें सब स्पेस डिक्लेयर करना है। तो मैं यहाँ आपको, मुझे अभी ध्यान आया कि मैं आपको एक बहुत अच्छी थ्योरम यहाँ एक बताता हूँ जो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत मदद करेगी। तो थ्योरम हमारी है इस प्रकार से कि सॉल्यूशन सेट ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। is a subspace of Rn। तो यहां पर हमारे पास R4 है। ओके, इफ एंड ओनली इफ ऑल इक्वेशंस आर होमोजेनियस, यानी कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो n वेरिएबल में बनी हुई है और वो सॉल्यूशन सेट एक सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस nth डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का रियल नंबर्स में, यदि और सिर्फ यदि इफ एंड ओनली
ऑल इक्वेशंस आर होमोजीनियस। ओके, तो ये इक्वेशन आपको इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत मदद करेगी। इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि सब स्पेस डिक्लेयर करने के लिए, सब स्पेस इस्टेब्लिश करने के लिए आपको ट्रेडिशनल मेथड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको ये क्वेश्चंस, ये जो थ्योरम है मैं आपको ये सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ, और इस थ्योरम से हम इसको थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में ये भी देखते हैं। ओके, सो लेट अस सी दिस थिंग कि सपोज हमारे पास ये एक होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं ओनली इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट। ओके, ऑब्वियसली अगर हम जीरो वेक्टर की बात करें, ओके, आप ये देखिए कि थ्योरम कितनी सरल है। तो अगर हम इस जीरो वेक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली इज ए सॉल्यूशन ओनली इफ ax बराबर 0 या ऑल इक्वेशंस आर होमोजीनियस। तो हमारा ये जो ओनली इफ पार्ट है ये हमारा एस्टेब्लिश हुआ। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं हम इफ पार्ट की। इफ पार्ट में सरल है बहुत, तो हम जब इफ पार्ट की बात करेंगे तो देखिए इसको समझिए कि व्हेन ax इज इक्वल टू 0 गिवन है हमको, इसमें यहाँ पर ऑब्वियसली ये हमको गिवन है ax इज इक्वल टू 0 मीन्स 0 इज ए सॉल्यूशन। पॉइंट इज क्लियर? आप यहाँ देख लीजिए, ऑब्वियसली 0 0 0 0 0 इज ए सॉल्यूशन एंड 0 0 0 0 इज ए सॉल्यूशन, मींस x1 बराबर 0, x2 बराबर 0 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ओके, तो 0 इज ए सॉल्यूशन, जिसका मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट इज नॉन एम्प्टी। तो ये हमारी सब स्पेस की पहली कंडीशन। ओके, और अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर ax बराबर 0 एंड ay बराबर 0, क्योंकि हमको गिवन है, इस बार हमको ये ऑब्वियसली गिवन है, बिकॉज ax प्लस ay, बट ax इज इक्वल टू 0 एंड ay इज इक्वल टू 0 तो 0। तो ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि ax इट इज ax प्लस ay और ax 0 है। मैं इसको एक लाइन और लिख देता हूं, 0 प्लस 0 बराबर 0। ओके, तो ये हमारा दूसरा नियम भी लगा सब स्पेस का। और अब तीसरा नियम देख लेते हैं। तो तीसरे नियम में कि इफ ax बराबर 0 देन ऑब्वियसली फॉर सम स्केलर से r इट इज इक्वल टू ऑब्वियसली a x, r मैंने पहले ले लिया, बट दिस इज 0 यहां से। ओके, तो ऑब्वियसली 0 मीन्स दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह से हमने इफ पार्ट पे कंप्लीट कर लिया और इससे ये एस्टेब्लिश हो गया कि सॉल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स इज ए सबस्पेस ऑफ Rn इफ एंड ओनली इफ ऑल इक्वेशंस आर होमोजीनियस। तो हमें होमोजीनियस इक्वेशंस के दो सेट दिए गए हैं R4 में, इसलिए ये जो इनका सॉल्यूशन सेट है वो हर हालत में सब स्पेस है इसका। ओके, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, क्वेश्चन के इस पार्ट को आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेम तरीका है। मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऑब्वियसली x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, x3 बराबर 0, x4 बराबर 0 इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन। यहाँ के लिए है ना, यहाँ के लिए हमको जो दो इक्वेशन दी गई हैं वो है x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल टू 0 एंड 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस x4 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली 0 0 0 0 इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन। ओके, द पॉइंट इज क्लियर। इसलिए हर हालत में ये जो सेट V है ये नॉन एम्प्टी हुआ। तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पूरी हो गई। ओके, अब हमने ये माना कि हमारे पास वेक्टर्स के दो सेट हैं। एक सेट है U जिसमें हमारे पास चार वेक्टर्स हैं P1 P2 P3 P4, और दूसरा सेट है V जिसमें फिर से चार वेक्टर्स हैं Q1 Q2 Q3 Q4, और हम U प्लस V वर्कआउट करते हैं। जब हम U प्लस V वर्कआउट करते हैं इस डेफिनेशन के अनुसार, इस डेफिनेशन के अनुसार,
तो जो ऑब्वियसली जो पहली इक्वेशन है वो हमारी ऐसे बनेगी, P1 प्लस Q1 यहाँ से और यहाँ से, ओके। यानी कि हम इन दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं, दो सेट ऑफ वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं। तो P1 प्लस Q1 प्लस P2 प्लस Q2 इसके अनुसार, इसके, ओके, प्लस 2 इंटू P3 प्लस Q3 प्लस P4 प्लस Q4, एक ये बनेगी और दूसरी यहाँ पर बनेगी इसके हिसाब से x1 की जगह x1, x2, x3 और x4 की जगह P1 प्लस Q1 और P2 प्लस Q2, P3 प्लस Q3 और P4 प्लस Q4 रखते हुए। अब अगर इन दोनों की वैल्यू 0 आ जाती है, मीन्स इस एक्सप्रेशन की और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती है, तो सब स्पेस स्थापित करने के लिए हमारा दूसरा एग्जाम भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ से ये जो दो एक्सप्रेशन थे हमारे पास, हम इनको अलग कर सकते हैं। P1 प्लस P2 प्लस 2 P3 प्लस P4 मैंने अलग ले लिया, बट दिस इज इक्वल टू 0 कहाँ से, यहाँ से, है ना। और इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को मैंने अलग ले लिया एंड इट इज ऑल्सो 0 यहाँ से, ओके। सिमिलरली ये वाला एक्सप्रेशन मैंने अलग कर लिया पहली इक्वेशन से एंड इट इज इक्वल टू 0 यहाँ से, और इसी तरह से ये एक्सप्रेशन मैंने अलग किया, इट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज ऑल्सो 0 इसकी मदद से, इसकी पहला ये दूसरा ये, ओके, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो 0 किसकी मदद से, इन दो की मदद से, ओके। तो ये हमारे लिए प्रूव हो गया कि जो समेशन है सेट ऑफ टू वेक्टर्स का, ये जो हमने दो सेट लिए थे, ये जो दो सेट हमने लिए थे, ये जो समेशन है ये इसी रूल को फॉलो करता है, ओके। अब एक थर्ड और देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम। अब मैं यहां पर एक वेक्टर्स का सेट ये ले लेता हूं, ओके। और मैंने अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी और इसकी। ये जो दो डेफिनेशन दी हुई हैं, दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो इसके अनुसार मुझे इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है। बट ऑब्वियसली मैं यह हर हालत में लिख सकता हूं r x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस x4 बराबर r, बट दिस इज 0 यहां से, दिस इज 0, so 0 एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो r इंटू 0 इक्वल टू 0, ओके। इसका मतलब ये है कि इन वेक्टर्स के लिए भी ये जो दो डिफिनीशन दी गई हैं, दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हैं, ये सेटिस्फाई होती है। तो थर्ड कंडीशन भी हमारी पूर्ण हो जाती है, और इस प्रकार ये जो हमको सेट दिया गया, सेट P ऑफ वेक्टर्स अंडर दीज टू कंडीशन या दीज टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये एक सब स्पेस स्थापित होता है। सो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ओके। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसको हमने दो थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए कितनी सरलता और सहजता से इसको किया है। और अब आने वाली क्लास में, इसके बाद जो क्लास होगी, उसका हमारा एजेंडा ये है कि हम इस नेक्स्ट क्लास में रो स्पेस और कॉलम स्पेस पढ़ेंगे। एक नेक्स्ट थ्योरम 5 पढ़ेंगे, और ये बहुत अच्छी थ्योरम है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैव द सेम रो स्पेस। और एक थ्योरम 6 पढ़ेंगे, रो रिड्यूस्ड इचेलॉन मैट्रिसेस हैव द सेम रो स्पेस इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम नॉन जीरो रोज, ओके। तो यदि सेम नॉन जीरो रोज हैं दो रो रिड्यूस एचेलॉन मैट्रिसेस में, तो उनके स्पेस, रो स्पेस बराबर होते हैं। और इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे 2011 का सिविल सर्विसेज मेंस का, इस थ्योरम को लगाकर रैंक समझेंगे, रो रैंक और कॉलम रैंक समझेंगे। फिर इसके पश्चात हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए समझेंगे, इस बात को समझते हुए कि कॉमन वैल्यू है रो रैंक और कॉलम रैंक की, कोऑर्डिनेट समझेंगे, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।